नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम मौर्य देख रहे हैं इतिहास में। तो मौर्य का मैंने एक पहले वीडियो भेज दिया है, अब बारी है राजा अशोक, महान सम्राट अशोक। इसके बारे में देखते हैं। सम्राट अशोक। तो ये आपका सेकंड वीडियो होगा। ये वीडियो विशेष फोकस है सम्राट अशोक पे। तो देखते हैं अशोक था कौन। अशोक था बिंदुसार का बेटा, बिंदुसार का पुत्र था। जो बिंदुसार था इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुआ। जो उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो बड़ा बेटा जैसे सुसीम था, बिंदुसार का बड़ा पुत्र था सुसीम। तो सुसीम जो था ये अयोग्य था। रिजल्ट ये हुआ, अशोक ने उत्तराधिकारी के लिए जो संघर्ष हुआ, इस उत्तराधिकारी के संघर्ष में विजय हुआ अशोक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने से पहले अपने 99 भाई का कत्ल किया था। तो 99 भाइयों की हत्या की, कत्ल किया, तब जाके गद्दी पे बैठा। लेकिन 99 की अपेक्षा यही बौद्ध ग्रंथ के दूसरे पर में आता है। यह साहित्य के अन्य स्रोतों से पता चलता है, इवन पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि कम से कम इसने 6 भाई का कत्ल किया है। तो जो 6 भाई हैं उनकी जरूर हत्या की है एटलीस्ट। तो 6 भाई की हत्या करके इसने अपने उत्तराधिकारी के संघर्ष में विजय घोषित किया और राजा बना। तो अशोक ये था। अब सवाल है, अशोक राजा कब बना। 286 वर्ष ईसा पूर्व। अब क्या बोलेंगे, 286 ईसा वर्ष पहले राजा बन गया। तो 6 भाइयों की हत्या की थी अशोक ने। अब यहाँ पे है अशोक की माता का क्या नाम है। माता का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, सुभद्रांगी। तो बोलेंगे सुभद्रांगी का पुत्र था बिंदुसार, सुभद्रांगी का पुत्र था अशोक। और राजा बनने से पहले यह उपराजा कहाँ का था, बोलेंगे उज्जैन का था, अवंती का। तो राजा बनने से पहले उपराजा था अशोक, अवंती का। एक बार फिर से देखिए, सम्राट अशोक कौन है। बिंदुसार का पुत्र है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का एक संघर्ष चला है। इसमें सबसे बड़ा बेटा कौन था, बिंदुसार का सुसीम था। लेकिन सम्राट अशोक इस उत्तराधिकारी के संघर्ष में विजयी हुआ। इसने अपने 6 भाई का कत्ल किया। बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं 99 भाइयों का हत्या किया। लेकिन साहित्य में अन्य स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि कम से कम इसने 6 भाई की जरूर हत्या की है। तो 6 स्पष्ट भी है। पुनः राजा जो अशोक था कब बना, बोलेंगे राजा बना 286 ईसा वर्ष पहले, पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। ये पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। इसके बाद इनकी माँ का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। उपराजा कहाँ का था ये, तो बोलेंगे अवंती का उपराजा था। राजा बनने से पहले, जो पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा उससे पहले ये उपराजा था, अवंती अर्थात उज्जैन। ये था। तो शायद इंफॉर्मेशन मिला होगा कि उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, तो पिताजी की मृत्यु हुई, तो शायद ये उज्जैन से पाटलिपुत्र गया होगा संघर्ष में पार्टिसिपेट करने, राजा बनने। तो इसकी ये कहानी है। पुनः देखिए इसके अभिलेख में, सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसपे एक अंग्रेज अधिकारी था। तो अंग्रेज था, ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज अधिकारी था जेम्स प्रिंसपे। इसने अशोक का अभिलेख पढ़ा, सर्वप्रथम पढ़ा। जो अशोक का अभिलेख था इसमें अशोक का दूसरा नाम बोला गया है देवनापिर अशोक का दूसरा नाम है देवनापिर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देवनापिर देवताओं का पेड़, ये है ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ। अशोक के अभिलेख जो है, ये अभिलेख अभिलेख अलग अलग भाषा में है।
जैसे इसमें से एक ब्राह्मणी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अरामाइक लिपि में, ऐसे बहुत सारी लिपियों में प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको लिपि बाद में बताऊंगा शिलालेख में। फिलहाल आप याद रखिए कि जेम्स ब्रिस्बे अंग्रेज था। ये अंग्रेज अधिकारी सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख पढ़ा। जब अशोक का अभिलेख पढ़ा तो ब्राह्मणी लिपि में अशोक का दूसरा नाम था प्रियदर्शी। देवनापिर प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। देवनापिर मतलब देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी इसका सेकंड नाम था, दूसरा नाम था। एक अन्य अभिलेख को पढ़ा गया जिसमें इसका नाम बताया गया, वो है मस्की अभिलेख। तो मस्की अभिलेख में भी प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये प्रियदर्शी कौन है? अशोक है। पुनः बहुत सारे अभिलेख में अशोक का नाम है। मस्की अभिलेख, गुजरा अभिलेख, नित्तूर अभिलेख। पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, मस्की अभिलेख, गुजरा अभिलेख और नित्तूर अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी है। तो अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी है। ये पहले आप इसे नोट करेंगे और अशोक के बारे में हम पूरा डिटेल जाएंगे। तो मस्की अभिलेख, नित्तूर अभिलेख, उद्देगोलम अभिलेख, अन्य अभिलेख में अशोक का नाम, दूसरा नाम प्रियदर्शी है। देखिए अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटना पे एक बार ध्यान देते हैं। अशोक की जो जीवन थी उसमें घटना, महत्वपूर्ण जो घटना है, सबसे पहले देखिए कलिंग युद्ध हुआ है अशोक के जीवन काल में। कलिंग युद्ध हुआ 260 ईसा वर्ष पहले। तो अशोक ने कलिंग को विजय किया था। कलिंग क्या है? कलिंग है उड़ीसा। आज वर्तमान में उड़ीसा है, उस समय कलिंग हुआ करता था। तो 260 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध में 1.5 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग मरे, हजारों घायल हुए थे, लाखों घायल हुए, हजारों लाखों घायल हुए। बोला जाता है इस युद्ध के बाद, ये अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध था। युद्ध के बाद इसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और ये बौद्ध बन गया। लेकिन अशोक जो था 286 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था, है ना, 286 ईसा पूर्व है, गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठने के बाद इसने भोग विलास का जीवन व्यतीत किया। तो भोग विलास में लीन था पहले। भोग विलास में लीन के कारण इसके अलग अलग नाम पड़े, जैसे चंड अशोक, चंड अशोक, काम अशोक। तो अशोक के ऊपर जो आप मूवी देखेंगे, पहले देखेंगे क्रूर शासक के रूप में था अशोक, एकदम निर्दयी निष्ठुर शासक, किसी पे भी दया नहीं करता था ये। तो अशोक जो है, जब 286 से गद्दी बैठा तो भोग विलास का जीवन व्यतीत किया। इसके कारण से काम अशोक कहा गया। क्रूरता से शासन किया, निष्ठुर शासन किया, चंड अशोक कहलाया। और 260 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ जिसमें 1.5 लाख निर्दोष लोग मारे गए। इसके बाद इसकी लाइफ स्टाइल में एक टर्निंग पॉइंट आया और ये बौद्ध बन गया। यहाँ फिर बोलेंगे बौद्ध बन गया, एकदम शांत हो गया। फिर इसके बाद कोई युद्ध नहीं किया और फिर धम्म धम्म नीति को अपनाया। एक इसकी नीति थी, पॉलिसी थी। अंत में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और इसने धम्म नीति को अपनाया था। धम्म नीति क्या था? एक नैतिकता पे आधारित था कि पूरा नैतिक, सच्चाई, ईमानदारी, आप यही समझिए, सच्चाई ईमानदारी पे लाइफ जीवन जीना, ये बता रहा है अशोक। पुनः देखिए एक भाबरा अभिलेख है, ये भी नोट कर लीजिएगा, भाबरा अभिलेख। भाबरा अभिलेख, इस अभिलेख में पता चलता है राजा अशोक बुद्ध ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया। जो बुद्ध धर्म था या बौद्ध धर्म, उसको अपनाया भाबरा अभिलेख में। पुनः भावरा अभिलेख में पता चलता है इसने अपने आप को मगध का राजा कहा है। सिर्फ एक ही अभिलेख है जिसमें इसने अपने आप को मगध का राजा कहा है। कौन सा अभिलेख है? तो बोलेंगे भावरा अभिलेख है जिसमें अपने आप को इसने मगध का राजा कहा है। और क्या बोलेंगे कि उपगुप्त, जो उपगुप्त था, इसकी शिक्षा के कारण इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। एक बार फिर से देखिए अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटना, कलिंग का युद्ध 260 ईस्वी पूर्व में,
भावरा अभिलेख में पता चलता है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। भावरा अभिलेख में पता चलता है ये मगध का राजा था। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। धम्म की नीति क्या थी? एक ऐसी नीति जो नैतिकता पे आधारित हो, सच्चाई ईमानदारी पे आधारित हो, समाज में शांति व्यवस्था हो, फिर शासन प्रशासन कल्याणकारी हो। वो है धम्म की नीति, जो अशोक के जीवन की घटना में से शामिल है। और क्या क्या हुए अशोक की लाइफ में, तो और देखिए एक और घटना है यहाँ पे, तो बोलेंगे जो तीसरा तीसरा बौद्ध संगीति हुआ। बौद्ध धर्म का जो मेला सम्मेलन है, क्या बोलेंगे, सम्मेलन। जो तीसरा बौद्ध सम्मेलन है, संगति भी बोलते हैं, बौद्ध संगति, ये अशोक के काल में हुआ था 250 ईसा वर्ष पहले, पाटलिपुत्र में। 260 ईस्वी में देखिए कलिंग का युद्ध हुआ, 250 उसके 10 साल के बाद बौद्ध सम्मेलन कराया ये पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में कराया था इस बौद्ध सम्मेलन। इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे? बोलेंगे मोगलीपुत्र। ये मोगलीपुत्र कौन था? बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। तो ये अध्यक्ष बना उसी के सम्मेलन में। पूरा जो देश विदेश से थे बौद्ध लोग, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोगों का, विद्वानों का एक सम्मेलन था, ये इसके काल में हुआ। पुनः इसके काल में और कौन कौन सी घटना घटी है? देखिए, जो अशोक है इसके काल की अन्य घटना, अशोक के काल से ही जो बौद्ध मिशनरी थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरी, जो बौद्ध धर्म का मिशनरी है, जैसे ईसाई मिशनरी होते हैं, बौद्ध मिशनरी हैं, उसी तरह उस समय बौद्ध मिशनरी थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग कंट्री जाते थे, जैसे मध्य एशिया, मध्य एशिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इसके बाद है आसियान कंट्री, इंडोनेशिया, म्यांमार। इस सारे कंट्री में बौद्ध मिशनरी को भेजा बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए। तो बौद्ध मिशनरी को भेजने की शुरुआत अशोक ने की। फलस्वरूप बहुत सारे कंट्री में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। इसकी बेटी थी संघमित्रा, तो नेपाल गई थी, सॉरी श्रीलंका गई थी। तो संघमित्रा महेंद्र पुत्र था, ये दोनों गए थे श्रीलंका प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का। पुनः इसी के काल में क्या हुआ है, तो बोलेंगे कि इसके काल में जो दूतों का एक दूसरे कंट्री में आना जाना स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, तो डिप्लोमेसी स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें यूनान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ। तो ये जितने भी हैं इसमें बहुत सारे, यूनान में उस समय क्या था, जैसे मिस्र भी आते थे, सीरिया, इधर से बैक्टीरिया, ये अलग अलग जो देश थे यूनान के अंडर में, सारे यूनानी साम्राज्य के अंडर थे। तो दूतावास स्टार्ट हुआ, राजदूतों का आवागमन, तो डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई, सब इसके फ्रेंड थे। अब अशोक का अभिलेख है, एक अभिलेख है, बोलेंगे बृहत शिलालेख द्वितीय, बृहत शिलालेख, बृहत शिलालेख सेकंड द्वितीय, इसका एक अभिलेख है अशोक का, वह है बृहत शिलालेख द्वितीय। इसमें अशोक ने दक्षिण के राज्यों का उल्लेख किया। कभी कभी ये फैक्ट पूछ लेता है, दक्षिण के राज्यों का उल्लेख है। तो इसमें क्या है, दक्षिण के कौन कौन से उस समय राज हुआ करते थे, जैसे केरल पुत्र, सत्यपुत्र, चोल, पांड्य, ये दक्षिण के राज थे उस समय। अब एक बार मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा ये कि है कहाँ। तो दक्षिण के राज्यों का उल्लेख बृहत शिलालेख, जो अशोक का अभिलेख है, बृहत शिलालेख द्वितीय में दक्षिण के राज्यों का उल्लेख है। बौद्ध मिशनरी भेजा था,
अब यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं हम, ये है कहाँ पे, केरलपुत्र शकपुत्र चोल पांडे। देखिए दो दक्षिण में आप आते चलेंगे, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ तक है मैसूर, ये मैसूर है। तो मैसूर तक क्या था, ये पूरा आपका भारतीय उपमहाद्वीप है, सब मौर्य साम्राज्य के अंडर में है। पाटलिपुत्र ये राजधानी है। तो ये यहाँ पे ये दक्षिण के राज हुआ करते थे। यही दक्षिण के राज में केरल पुत्र हैं, आज करंट में केरल। ये चोल, इसके नीचे में पांड्य। तो क्या बोलेंगे, जो केरल है, चोल है, पांड्य है, ये दक्षिण के राज्य जो थे मौर्य साम्राज्य के अंडर में नहीं थे। ये फैक्ट है, पहले देखिएगा। जो दक्षिण के राज्य हैं चोल, पांड्य और केरल, ये मौर्य साम्राज्य के अंडर में नहीं आते थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे। मौर्य साम्राज्य के ये फ्रेंड थे। मौर्य साम्राज्य से ये मौर्य साम्राज्य को टैक्स देते थे। तो जैसे अशोक है, टैक्स वसूल करता था। जो मौर्य साम्राज्य की सीमा थी वो मैसूर थी। मैसूर से ही मस्की अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी है। कहाँ पे है, मैसूर में। तो मैसूर है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु हुई थी, तो मैसूर ही है। तो मैसूरी सीमा थी चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की दक्षिण में। इसके बाद चोल, पांडे और केरल। फैक्ट पूछ लिया आपसे कि चोल, पांडे, केरल अशोक के अंडर में आते थे? बिल्कुल नहीं आते थे। चोल, पांडे, केरल ये अधीनता स्वीकार करते थे, अंडर में नहीं आते थे, स्वतंत्र थे। तो अपने अपने राज्य में थे ये चोल, पांडे और केरल, तीन अलग अलग राज्य थे उस समय। नीचे में श्रीलंका। तो जो श्रीलंका था वो भी फ्रेंड था, यहाँ देख रहे हैं, श्रीलंका फ्रेंड था अशोक का। जब अशोक बौद्ध बना तो श्रीलंका का राजा भी बौद्ध बन गया। जिस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, श्रीलंका का राजा भी ठीक उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। तो जो श्रीलंका का शासक था, अशोक का परम फ्रेंड था, मित्र था। और ये दोनों क्या थे, आपस में रिश्तेदारी से ही बंधे हुए थे। तो फिलहाल तो अशोक के बारे में ये घटनाएं हैं। अब इसके बाद और घटनाएं घटी है राजा अशोक का। क्या क्या घटना घटी है राजा अशोक के शासन काल में। देखिए अशोक की एक पटरानी थी, जो पत्नी थी उसका नाम है इसरक्का। ये इसकी एक रानी थी, पत्नी थी। तो इसने क्या किया था, जो बौद्धि बीज था, बौद्धि बीज जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में, तो इसकी पत्नी थी तिसरक्का। इसने बौद्धि बीज में क्या था, कांटा चुभो दिया था, जहरीला कांटा, जहरीला कांटा। और ये बौद्धि वृक्ष जो था वो सूखते गया। जो अशोक था बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था। जो अशोक था इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण ये बौद्ध क्रियाकलाप में बिजी रहता था, जैसे धम्म में, संघ में और बुद्ध में। बुद्ध धर्म संघ तीन रत्न थे, इसी में विलीन रहता था अशोक। इसकी रानी इस चीज से चिढ़ जाती थी, और अंत में इसने सोचा, इसकी रानी चित्ररखा ने, कि अशोक को कैसे बौद्ध धर्म से छुटकारा दिलाया जाए। तो बौद्ध धर्म से छुटकारा दिलाने के लिए इसने जहरीला कांटा बौद्धि वृक्ष में चुबो दिया। जब बात अशोक को पता चला तो इसने बहुत कड़ी मेहनत करके बौद्धि वृक्ष की एक ब्रांच को बचा लिया। तो सूखते गया बौद्धि वृक्ष की एक शाखा को बचाया, और उसको बचाया। लेकिन ये बौद्धि वृक्ष था क्या, बौद्धि वृक्ष वही है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो जो बौद्ध वृक्ष था, बौद्धि वृक्ष, अंत में एक शशांक है, गौण शासक, अर्थात बोलेंगे गौण शासक, जिसको गोंड का मतलब है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, आज के डेट में बंगाल। तो गोंड शासक शशांक, गोंड शासक शशांक ने बौद्धि वृक्ष को अंत में समाप्त किया था 7वीं शताब्दी में। तो गोंड शासक शशांक 7वीं शताब्दी में बौद्धि वृक्ष को समाप्त कर दिया था। लेकिन बौद्धि वृक्ष को समाप्त करने के लिए
तो अशोक की पत्नी तिग्रक्का के समय ही प्रारंभ हो चुका था। अशोक ने भी कई शादी की थी, उसमें से एक पत्नी तिग्रक्का भी थी। बौद्ध ग्रंथ में तिग्रक्का को सही औरत नहीं बोला गया है, क्योंकि इसने बौद्धि बीज को नुकसान पहुंचाया था। तो अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं ये देखें आप। अब इसके बाद जो अशोक है, इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद का काल मौर्य साम्राज्य के पतन की ओर का काल चला जाता है, जिसे परिवर्तित मौर्य कहा जाता है। अब उसको देख लीजिए एक बार। परिवर्तित मौर्य। परिवर्तित मौर्य ये एक नया टॉपिक है। ये है कौन? अशोक के बाद जो शासक बचते हैं मौर्य कहलाते हैं। अशोक के बाद अशोक की मृत्यु हुई। अशोक की मृत्यु के बाद कौन शासक आया? बोलेंगे कुणाल, इसका बेटा था। इसके बाद दशरथ व संप्राति। अंत में है बृहदत्त। इस बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने की, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश या ब्राह्मण वंश। फिलहाल आप ये देखिएगा कि जो परिवर्तित मौर्य है क्या परिवर्तित मौर्य? अशोक के बाद धीरे धीरे जो मौर्य साम्राज्य था वो पतन की ओर चलने लग गया था। बताता हूँ अभी पतन की ओर कैसे चलने लगा। अशोक के बाद उसका बेटा कुणाल आया, फिर पोते आए दशरथ और संप्राति। एक का शासन था पश्चिम में, एक का शासन था पाटलिपुत्र वाले इलाके में। अब पतन का क्या कारण था? अंत में बृहदत्त कमजोर शासक निकला। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। एक नए वंश की स्थापना की मगध में। मगध में नया वंश था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ये ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण वंश का था। देखिए पतन के क्या कारण थे। एक छोटा सा फैक्ट। पतन के कारण थे कि उत्तर पश्चिम भारत जो था आपका, ये पूरा जो पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान वाला इलाका था, देखे आप भारत का, तो ये पूरा भारत में जो उत्तर पश्चिम भारत है, इस पे अटैक होना प्रारंभ हो गया। किसका अटैक था? यूनान का। बैक्टीरिया, यूनान के बैक्टीरिया शासक तो इस साइड से अटैक कर रहे हैं, अर्थात उत्तर पश्चिम से अटैक हुआ यूनानियों का। उस समय यूनान की बस्ती हुआ करती थी भारत में, गुजरात में, और जो पाकिस्तान वाला इलाका अफगानिस्तान में। देखिए यूनानी लोग बसते थे भारत में। तो यूनानी लोग बसे हुए थे भारत में। अशोक के अभिलेख में भी उल्लेख है। एक जूनागढ़ अभिलेख है अशोक का। तो जूनागढ़ में एक्चुअली में ये रुद्र दमन का अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख अगर पूछेगा तो बोलेंगे आप रुद्र दमन का अभिलेख है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रुद्र दमन, ये भी बैक्टीरिया का शासक था रुद्र दमन। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्र दमन का है। इसमें उल्लेख किया गया है अशोक का कि जूनागढ़ है कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का जूनागढ़ है। यहाँ पे अशोक ने एक झील का निर्माण कराया था। झील से नहर का निर्माण कराया था। तो अशोक का एक बोलेंगे वहां पे जो अधिकारी था या राजपाल, उसका नाम था तुषप। उसने ही झील से नहर का निर्माण किया था, सिंचाई के लिए कराया था। तो रुद्र दमन के अभिलेख में भी मिलता है, भी शासक था, भारत का महत्वपूर्ण शक शासक था। अशोक के बारे में उल्लेख करता है, बताता है कि उस समय यूनानी बस्ती हुआ करती थी, और ऐसे भी यूनान का अटैक होने लग गया था उत्तर पश्चिम भारत में। और नीचे दक्षिण से अटैक होने लग गया था आपका। जो दक्षिण है, दक्षिण से मौर्य साम्राज्य का अटैक हुआ था, उसका नाम था सातवाहन। तो सातवाहन शासकों ने भी अटैक किया दक्षिण से। देखिए सातवाहनों ने अटैक किया दक्षिण से पाटलिपुत्र पे, और इस साइड से अटैक किया यूनानियों ने। फलस्वरूप धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया। दोनों साइड से आक्रमण हो गए थे। तो यही बोलेंगे जो दशरथ संप्राति थे कमजोर होने लग गए।
बाद में अंतिम शासक बृहदत्त था, कमजोर हो गया। जब बृहदत्त था उस समय मात्र पाटलिपुत्र तक ही मौर्य साम्राज्य था। तो बृहदत्त के समय पाटलिपुत्र ही इसके आसपास में रहता था, बस शासन रह गया था। शेष भारत निकल चुका था मौर्य साम्राज्य के हिस्से से। तो शेष भारत जो अफगानिस्तान तक था, अब सिर्फ पाटलिपुत्र तक मौर्य साम्राज्य रह गया। इसका बेनिफिट उठाया पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, शुंग वंश की स्थापना की। तो आपका एक कहानी है ये। अब सवाल है कि अशोक जैसा बुद्धिमान कूटनीतिक इसके जो वंशज थे वो नहीं हो पाए। कुल मिला के 137 साल तक, आप क्या बोलेंगे, 137 ईयर तक, वर्ष तक शासन था मौर्यों का। मौर्यों ने शासन किया 137 साल तक, जिसमें से 3 शासक ने कितना साल तक शासन किया था, 90 वर्ष तक। बाद के जो शासक थे आपका वो कमजोर हुए। इसमें से दशरथ का उल्लेख है, एक बार देखिएगा दशरथ के बारे में। परिवर्तित शासक है ये दशरथ। ये दशरथ जो था अजीवक था, अजीकों को मानता था। इसने अजीकों को क्या दिया था, तो नागार्जुनी पहाड़ी की गुफा, नागार्जुनी गुफा दिया। तो नागार्जुनी गुफा दशरथ के द्वारा बनाया गया था। किसको दिया था, अजीकों को दिया गया था। बिहार में है ये। तो ये उस समय गुफा बनाया जाता था, अशोक के काल से स्टार्ट हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दशरथ के बारे में भी उल्लेख है, बाकी जो शासक उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें अजीकों के लिए गुफा बनाया था, नागार्जुनी गुफा। दशरथ को भी प्रियदर्शी बोला जाता था। अगर आपसे पूछ ले और किसे प्रियदर्शी बोला जाता था अशोक के बाद, तो दशरथ का भी नाम था प्रियदर्शी। दशरथ अशोक का पोता था। ठीक है। तो ये है आपका अशोक परिवर्तित मौर्य के बारे में। फिर हम और कुछ जो है मौर्य साम्राज्य का, जैसे कि मेघनास्निस और चाणक्य, पहले इसके बारे में भी जान लेंगे। फिर अशोक के अभिलेखों की ओर जाएंगे, कला की ओर जाएंगे, संस्कृति की ओर जाएंगे। तो आप बने रहिए टू डू इसके साथ। आज के लिए बस इतना ही।